नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 7 मेजर चेंजेस इन न्यू इनकम टैक्स रूल 2026। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ड्राफ्टेड इनकम टैक्स रूल जो है वो जारी किए गए हैं। अभी तक ये फाइनल नहीं है, लेकिन इस रूल के मुताबिक जो बदलाव जो है वो किए गए हैं, 7 मेजर चेंजेस के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से। यह नियम जानना जरूरी है कि सरकार ने इस बार न्यू इनकम टैक्स जो बिल लाया था उसके रिगार्डिंग जो रूल लाए हैं, इस रूल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो 7 बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं, जो ज्यादातर यहां पर सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर है, कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल को लेकर है, एचआरए को लेकर है। कई सारे बदलाव जो है वो यहां पर किए हैं। लिमिट में और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 बड़े बदलाव न्यू इनकम टैक्स रूल के अंदर, जो अभी ड्राफ्टेड है। फाइनल इसका होना भी बाकी है, ध्यान रखिएगा, फाइनल होना बाकी है। ये ड्राफ्टेड रूल है, लेकिन लगभग यही रूल जो है वो आगे प्रोसेस होने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस। यहां पर आपके लिए जो बेनिफिट है अब ज्यादा मिलने वाला है, यानी अब ज्यादा एचआरए का फायदा आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। तो यहां पर एचआरए का एग्जम्पशन लेने के लिए ध्यान रखिएगा 3 कैलकुलेशन होता है। एक तो एक्चुअल एचआरए जो आपके एम्प्लॉयर से आपको मिलता है, ये आपको कैलकुलेशन होना चाहिए, यानी एक्चुअल एचआरए आपके सैलरी स्लिप में होना चाहिए। दूसरा, आपने जो भी रेंट पे किया है, आपने अपने लैंडलॉर्ड को जो भी रेंट पे किया है पूरे साल में, इसमें हम माइनस करते हैं 10% ऑफ सैलरी। ये दूसरा कैलकुलेशन हो गया। और तीसरा कैलकुलेशन है 40% नॉन मेट्रो सिटी के लिए और 50% है आपका मेट्रो सिटी के लिए। वो आपकी सैलरी का देखा जाता है, यानी 40% अगर आप कहीं नॉन मेट्रो सिटी से है, जैसे कि हमारी 4 मेट्रो सिटी है, ध्यान रखिएगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। अगर इस सिटी के अंदर अगर आप सर्विस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, और वहां पर अगर आप रेंट पर रह रहे हैं, तो उस केस में आपको एचआरए का बेनिफिट 50% मिलेगा। लेकिन नॉन मेट्रो सिटी है, इनके अलावा जो सिटी है, मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उस केस में आपको 40% मिलेगा। तो ये 3 कैलकुलेशन होते हैं। इन 3 में से जो भी लोवेस्ट होता है उसका एग्जम्पशन जो है वो आपको अलाउ किया जाता है, यानी जो भी एक्चुअल एचआरए आपने रिसीव किया उसमें से ये एग्जम्पशन अमाउंट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहां पर ओल्ड रिजिम में ही आपको मिलता है ये बेनिफिट, न्यू रिजिम में कोई बेनिफिट आपको नहीं दिएगा। अच्छा, यहां पर जो सैलरी है उसका मतलब है बेसिक सैलरी हो गई और डीए जो सैलरी का पार्ट होना चाहिए। अब इसमें मेजर जो चेंज किया गया है वो यहां पर मेट्रो सिटी को किया गया है। पहले हमारी 4 मेट्रो सिटी हुआ करती थी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। अब आपकी 4 नई सिटी और हो चुकी है, जैसे हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु। टोटल अब 8 मेट्रो सिटी हो गई है। 4 तो पहले थी, अब 4 और हो गई है। यानी कि पहले आपको 40% ऑफ सैलरी का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब अगर आप हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या बेंगलुरु से है, तो अब आपको 50% ऑफ सैलरी का फायदा मिलेगा, यानी 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इन सिटी में होने से मिलेगा। पहले यह बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जो नया इनकम टैक्स रूल ड्राफ्ट किया गया है, जिसके अंदर यह बेनिफिट दिया गया है, आपकी ये 4 नई सिटी जो है वो एचआरए के अंदर ऐड करी गई है। यानी पहले आपको 40% का कैलकुलेशन करना होता था, लेकिन अब आप 50% का कैलकुलेशन करेंगे और इनमें से जो तीनों कम होगा उसका एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। तो एचआरए एग्जम्पशन जो वो आपको अलाउ किया जाएगा अब न्यू मेट्रो सिटीज के लिए भी, अगर आप उसमें रहते हैं। तो पहले अगर कोई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई से था तो उन्हें यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या बेंगलुरु से भी अगर आप हैं तो आपको ये 50% का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं, ध्यान रखिएगा नई पैन कार्ड लिमिट यहां पर जारी करी है। आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होगा नए रूल के मुताबिक। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉ किया है, चाहे बैंक में, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक, तो इस केस में ध्यान रखिएगा 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर कैश डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है,
चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा खाता हो एक बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में, एक साल में, पूरे साल में, इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में आपको पैन कार्ड देना अब मैंडेटरी होगा। पहले ये जो लिमिट थी 50,000 से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं एक दिन में तो आपको पैन कार्ड देना होता था, लेकिन अब ये लिमिट चेंज होकर क्या कर गई है कि पूरे साल में अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आपने जमा कर दिया है, ध्यान रखिएगा यहां पर चाहे आपने एक बार में 10 लाख रुपए डाला है या 5-5 लाख करके 10 लाख रुपए से क्रॉस कर गया है, तो कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉ दोनों के लिए 10-10 लाख है। कैश डिपॉजिट के लिए भी 10 लाख है, कैश विड्रॉ के लिए भी 10 लाख है। 10 लाख या उससे ज्यादा अगर आप जमा करते हैं या निकालते हैं बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक में, तो आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है। जाते अपने तीसरे पॉइंट पे। अब अगर आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करते हैं तो एसएफटी रिपोर्टिंग, यानी जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। ये पहले नियम तो था लेकिन इसमें भी बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है आइए समझते हैं। पहले क्या नियम था, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो यहां पर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आपकी रिपोर्टिंग करता है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपका सेविंग बैंक अकाउंट अगर है, एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट क्यों ना हो, टोटल 10 लाख की लिमिट होती थी एक साल के अंदर, चाहे सिंगल अमाउंट हो या एग्रीगेट अमाउंट हो। 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट आपका बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में है, तो उस केस में ये जो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है कि आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा जमा किया। लेकिन सरकार ने इस बार इनकम टैक्स जो नियम लेकर आई है उसमें बदलाव कर दिया है। अगर अब आपका सेविंग बैंक अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट करते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ कैश डिपॉजिट की बात हो रही है, कैश विड्रॉल की बात नहीं हो रही है। कैश डिपॉजिट करते हैं तो यहां पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक जो है, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, वो रिपोर्ट करेगी कब, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर हुआ तो, जब आपके पास पैन कार्ड है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में आपकी लिमिट 10 लाख से कम होकर 5 लाख कर दी जाएगी। यानी अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है और आपने कैश डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपके लिए लिमिट होगी 5 लाख या उससे ज्यादा। 5 लाख या उससे ज्यादा हुआ तो वो बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर रिपोर्ट कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हुआ तो आपको यहां पर 10 लाख की नहीं 5 लाख की लिमिट मिलेगी। यानी इनऑपरेटिव का मतलब आपका पैन कार्ड अभी वर्क एक्टिव नहीं है। ध्यान रखिएगा यहां पर पैन कार्ड एक्टिव होगा तभी आपकी 10 लाख लिमिट मानी जाएगी। इनऑपरेटिव रहा तो लिमिट आपकी 5 लाख हो जाएगी। यानी आपने अगर 5 लाख भी बैंक में जमा कर दिए और आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, सीधा यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी पहुंच जाएगी। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर पूछेगा कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया है। तो ये एक बदलाव जो है वो कैश डिपॉजिट को लेकर किया है, कैश विड्रॉल को नहीं। कैश डिपॉजिट अगर आप सेविंग अकाउंट में करते हैं तो रिपोर्टिंग में लिमिट जो है पहले 10 लाख थी, अब एक नई 5 लाख की लिमिट जो है वो लेकर आई है। अच्छा, अगला आ जाते हैं फॉरेन करेंसी अगर आप बाई करते हैं या उसे खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उसमें भी लिमिट में बदलाव किया है। अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी बाई कर रहे हैं, फॉरेक्स कार्ड बाई कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ट्रैवलर चेक बाई किया, फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट या कोई भी सिमिलर फॉरेन करेंसी इंस्ट्रूमेंट अगर आपने बाई किया है, एक साल में देखा जाएगा एग्रीगेट, यहां पर देखा जाएगा चाहे आपका एक अकाउंट है या एक से ज्यादा अकाउंट है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उस केस में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन चाहे आप बाई कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में लिमिट जो है वो 5 लाख की रखी गई है। तो जिनका पैन कार्ड नहीं है, इनऑपरेटिव है, उन लोगों के लिए 5 लाख से ज्यादा हुआ। फॉरेन करेंसी अगर आपने बाई करी है, खरीदी है या खर्च करा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर रिपोर्टिंग कौन करेगा, ध्यान रखिएगा, ऑथोराइज पर्सन। तो यहां पर फीमा के अंदर जो भी ऑथोराइज है, जैसे बैंक हो गई, मनी चेंजर या फिर फॉरेक्स डीलर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर जो लिमिट के ऊपर अगर जाता है तो यहां पर जानकारी जो है यानी रिपोर्टिंग जो है वो आपकी कर दी जाएगी कि इस व्यक्ति ने जो है पूरे साल में 5 लाख या 10 लाख से ज्यादा की फॉरेन करेंसी परचेज करी है या उसे खर्च किया है।
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के पूछ सकता है कि आपने जब इतनी खरीदी है, खर्च किया है, तो आपकी इनकम का सोर्स क्या है। तो यहां पर अगर आपकी इनकम का सोर्स नहीं बता पाए तो उस केस में आपको टैक्स पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर भी यहां पर रिपोर्टिंग में बदलाव किया गया है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में ये सारी चीजें आती है। एक तो आपका कैश डिपॉजिट आ गया, दूसरा हमने यहां पर आपको बताया था फॉरेन करेंसी, ये भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आता है, और अब इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाता है। अच्छा, यहां पर देखेगा पहले अगर आप बाई और सेल करते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उस केस में चाहे वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्यों ना हो, तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है या इंस्पेक्टर जो है वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता था। लेकिन अब यहां पर नियम में चेंज हुआ है। सेल परचेज तो था ही, अगर अब आप गिफ्ट करते हो या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी क्यों ना है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, और लिमिट 30 लाख से बढ़ाकर कर दी है 45 लाख रुपए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 45 लाख है, उससे ज्यादा अगर हुई तो यहां पर रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। तो दो बदलाव किए हैं इसमें, एक तो 30 लाख से लिमिट बढ़ाकर 45 लाख कर दी है। तो 45 लाख तक अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। 45 लाख से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी है तो वहां पर रिपोर्टिंग होना मैंडेटरी है। और यहां पर पहले सेल परचेज था, अब यहां पर गिफ्ट और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये एक मेजर चेंज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक नई एंट्री हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में लाई गई है, वन स्टैम्प पेपर। अगर आप एक स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो उस केस में लिमिट यहां पर डिफाइन करी गई है। क्या है लिमिट, ध्यान रखिएगा, एक ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं यानी एक स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर आपने स्टैम्प पेपर परचेज किया है, तो इस केस में एक स्टैम्प पेपर की बात हो रही है, तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। अब रिपोर्टिंग कौन करेगा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा कि इस व्यक्ति के पास जो पैन है उसने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का स्टैम्प पेपर खरीदा है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं हुआ तो उस केस में 1 लाख के ऊपर होते ही वो रिपोर्टिंग कर देगा। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टैम्प पेपर खरीदते हैं 2 लाख से ज्यादा है या 1 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी जो है वो भेजी जाएगी। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। लास्ट आ जाते हैं, अब अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं, रिसिप्ट अगर आपको मिल रही है, ध्यान रखिएगा ये भी एक नई एंट्री जो है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में रखी गई है। अब ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिसके लिए एसएफटी जो है जो रिपोर्टिंग यहां पर होती है, तो यहां पर इंश्योरेंस जो है इंश्योरर जो है वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। अच्छा, अगर आपके पास पैन हुआ तो 10 लाख से ज्यादा अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है किसी भी एलआईसी पॉलिसी का, तो यहां पर अब आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर प्रीमियम होने पे आपकी यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर 300 लिमिट पूरे साल के लिए, चाहे आपका एक अकाउंट है या एक से ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट है, पूरे साल में अगर आपने 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का प्रीमियम पे किया है, पैन कार्ड होल्डर है, नॉन पैन कार्ड होल्डर है, इन ऑपरेटिव हो चुका है, 5 लाख या उससे ज्यादा का प्रीमियम अगर आपने पे किया है, तो ये आपकी जानकारी जो है वो इंश्योरर सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा। तो ये 4 से 5 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो थे, 5 लगभग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में बदलाव किया गया है, कुछ नई एंट्री आई हैं, लिमिट में चेंजेस किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर ये 7 चेंजेस जो इस बार किए गए हैं, चाहे वो एचआरए को लेकर हो, सेविंग अकाउंट को लेकर हो, कैश डिपॉजिट को लेकर हो, फॉरेन करेंसी को लेकर हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रीमियम रिसिप्ट को लेकर, ये मेजर चेंजेस जो है वो आपके लिए किए गए हैं। अच्छा, ये लागू कब से होंगे, 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से। तो ध्यान रखिएगा, ये नई एंट्रियां और लिमिट में बदलाव किया गया है। अगर अब आप इस लिमिट से ज्यादा करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी जो है वो यहां पर चली जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।